बीमारियां और उनकी सेहत से जुड़ी परेशानियां। हमारे पास जो जानकारी है वो कई तरह के पौधों की समस्याओं को लिस्ट करती है। इसमें बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग हैं, फंगस यानी कवक से होने वाली तकलीफें हैं, और हाँ, कुछ ऐसी परेशानियां भी जो मिट्टी में किसी ज़रूरी तत्व की कमी से होती हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये लिस्ट देखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये अलग अलग चीज़ें, चाहे वो कोई छोटा जीव हो या पोषण की कमी, पौधों पर असर कैसे डालती हैं, और ये जानकारी हमारे पौधों की देखभाल के नज़रिए को कैसे बदल सकती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पौधों का स्वास्थ्य सिर्फ क्या कहते हैं, किसानों या बागबानों के लिए ही ज़रूरी नहीं है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी और पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने जो ये एक तरह का वर्गीकरण अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कभी दुश्मन बाहर से आता है, जैसे कोई बैक्टीरिया या फंगस, तो कभी दिक्कत अंदरूनी होती है, जैसे पोषण कम रह गया। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हर प्रॉब्लम का अपना एक अलग कैरेक्टर है और उसे समझने के लिए एक अलग सोच चाहिए। ये दिखाता है कि पौधों की दुनिया कितनी जटिल और कह सकते हैं नाजुक हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। ये शायद सबसे छोटे हमलावर हैं, है ना? जी। जानकारी के मुताबिक कई जानी मानी बीमारियां इन्हीं से होती हैं, जैसे पोटैटो विल्ट डिजीज, आलू का म्लानी रोग। बताया गया है कि इसका कारण स्यूडोमोनास सोलानेसिरम नाम का बैक्टीरिया है। ये म्लानी रोग मतलब विल्ट, इसका पौधे पर क्या असर होता है? म्लानी या विल्ट का सीधा मतलब है पौधे का मुरझा जाना। इस खास बीमारी में बैक्टीरिया क्या करता है कि पौधे के अंदर जो पानी और खाना ले जाने वाली पाइपलाइन होती है ना, जाइलम, हाँ, उसमें घुस जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, जैम कर देता है। अच्छा। नतीजा, पौधे की पत्तियों और तनों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। अरे बाप रे। और वो अचानक से मुरझाकर मरने लगता है, भले ही मिट्टी में पानी हो। अरे बाप रे। हाँ, और ये बैक्टीरिया मिट्टी में जिंदा रह सकता है और पानी के साथ फैलता है। तो ये तो सीधा पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम पर अटैक है। एक और नाम है इसमें, क्राउन गॉल डिजीज। इसका कारण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस बताया गया है। ये गॉल क्या चीज होती है? गॉल का मतलब होता है गांठ या उभार कह लीजिए। ये बैक्टीरिया पौधे की जड़ के पास या तने पर जो सेल्स होते हैं उनको उकसाता है कि वो बिना कंट्रोल के बढ़ते जाएं। उससे ट्यूमर जैसी गांठें बन जाती हैं जो पौधे को कमजोर कर देती हैं। पर इसमें एक मजेदार बात भी है। वैज्ञानिक इसी बैक्टीरिया की ये जो ट्यूमर बनाने की आदत है ना, इसी का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, पौधों में नए जीन डालने के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया साइंस के काम भी आ रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ बीमारी का कारण है, दूसरी तरफ बायोटेक का टूल भी। अच्छा। और नींबू वाले फलों में सिट्रस कैंकर का भी जिक्र है, ज़ैंथोमोनास सिट्रीसे। कैंकर मतलब ये कैसा दिखता है? कैंकर एक तरह के घाव या धब्बे समझ लीजिए। इस बीमारी में पत्तियों, फलों और टहनियों पर भूरे खुरदुरे से थोड़े उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं। अच्छा। ये न सिर्फ फल की क्वालिटी खराब करते हैं, बल्कि पत्तियों से जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उस पर भी असर डालते हैं। हाँ। पौधा कमजोर हो जाता है और पौधों में नए जीन डालने के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया साइंस के काम भी आ रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ बीमारी का कारण है, दूसरी तरफ बायोटेक का टूल भी। अच्छा। और नींबू वाले फलों में सिट्रस कैंकर का भी जिक्र है, ज़ैंथोमोनास सिट्रीसे। कैंकर मतलब ये कैसा दिखता है? कैंकर एक तरह के घाव या धब्बे समझ लीजिए। इस बीमारी में पत्तियों, फलों और टहनियों पर भूरे खुरदुरे से थोड़े उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं। अच्छा। ये न सिर्फ फल की क्वालिटी खराब करते हैं, बल्कि पत्तियों से जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उस पर भी असर डालते हैं। हाँ। पौधा कमजोर हो जाता है। और पत्ता गोभी का ब्लैक रॉट भी है, वो भी बैक्टीरिया से? हाँ, कृष्णविग्लन। उसमें पत्तियां किनारों से पीली होकर वी शेप में सूखने लगती हैं और नसें काली पड़ जाती हैं। ये भी एक ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया की फांगवी ही करता है। इन उदाहरणों से एक बात साफ है, बैक्टीरिया अक्सर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक खास तरह का बैक्टीरिया आमतौर पर कुछ खास पौधों या पौधों के ग्रुप को ही टारगेट करता है। उनकी अपनी पसंद होती है, कह सकते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया के बाद अब आते हैं फंगस यानी कवक पर। ऐसा लग रहा है कि पौधों की बीमारियों की दुनिया में फंगस का रोल बैक्टीरिया से कहीं ज्यादा बड़ा है। जानकारी में फंगल रोगों की लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फंगस जो है वो पौधों में बीमारी पैदा करने वाले सबसे आम और सबसे विविध मतलब वेरीड ग्रुप्स में से हैं। बैक्टीरिया की तरह ये भी हमला करते हैं, पर इनके तरीके और असर अक्सर ज्यादा फैले हुए होते हैं। ये हवा से, पानी से, मिट्टी से या संक्रमित बीज या पौधे के टुकड़ों से कहीं से भी फैल सकते हैं। इसमें गेहूं की 2 बीमारियां खास तौर पर बताई गई हैं, ब्लैक रस्ट यानी काला कीट रोग, हाँ। और लूस स्मट यानी अनावृत कंडुआ रोग।
ये रस्ट और स्मट ये क्या बला हैं? सुनने में अजीब लगते हैं। रस्ट मतलब कीट रोग। इसमें पत्तियों और तनों पर जंग जैसा मतलब ऑरेंज ब्राउन रंग का पाउडर जैसा लग जाता है, धब्बे बन जाते हैं। ये फंगस जैसे पुक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिची पौधे से पोषण चूसते रहते हैं, जिससे दाने कमजोर बनते हैं, पैदावार घट जाती है। और स्मट? स्मट रोग में फंगस जैसे उस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिची और भी चालाक है। वो पौधे के उस हिस्से पर हमला करता है जहां दाना बनना होता है, और दानों की जगह वो काला पाउडर भर देता है। वो पाउडर असल में फंगस के बीजाणु मतलब स्पोर्स होते हैं। अच्छा। फिर हवा चलती है, ये पाउडर उड़कर दूसरे स्वस्थ पौधों तक पहुंच जाता है। तो एक तरह से फंगस पौधे के रिप्रोडक्शन सिस्टम पर ही कब्जा कर लेता है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। और आलू का फिर से जिक्र है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ये ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट का मतलब होता है ऐसा रोग जो तेजी से फैलता है और पौधे के हिस्सों को, खासकर पत्तियों को सुखा या गला देता है। अर्ली ब्लाइट ऑल्टरनारिया सोलानी से पत्तियों पर गोल गहरे भूरे धब्बे बनाता है, जिनमें अक्सर छल्ले जैसे टारगेट जैसे निशान दिखते हैं। ये आमतौर पर मौसम जब गर्म होता है तब आता है। ठीक है। लेकिन लेट ब्लाइट फाइटोफथोरा इन्फेस्टान से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये ठंडे और नम मौसम में बहुत तेजी से फैलता है। पत्तियों पर पहले पानी जैसे धब्बे बनते हैं, जो जल्द ही भूरे या काले पड़ जाते हैं, और ये पूरी की पूरी फसल को कुछ ही दिनों में तबाह कर सकता है। आपने कहा लेट ब्लाइट ज्यादा खतरनाक है। क्या इसका कोई बड़ा ऐतिहासिक असर भी रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रहा है। लेट ब्लाइट वही बीमारी है जिसने 1880 के दशक में आयरलैंड में वो भयंकर आलू अकाल, आयरिश पोटैटो फेमिन, पैदा किया था। अच्छा, वही वाला। जी हाँ। उस समय आयरलैंड की गरीब आबादी की जिंदगी काफी हद तक आलू पर ही टिकी थी। जब लगातार कई साल लेट ब्लाइट ने पूरी आलू की फसल बर्बाद कर दी, तो लाखों लोग भूख और बीमारी से मर गए और लाखों को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस एक फंगस ने आयरलैंड का इतिहास, उसका भूगोल सब बदल दिया। रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर। हाँ, ये दिखाता है कि पौधों की बीमारियां सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहती। उनका सामाजिक और आर्थिक असर कितना गहरा, कितना भयानक हो सकता है। तो क्या आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद क्या फंगस इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं? खतरा तो देखिए हमेशा बना रहता है। फंगस बहुत तेजी से बदलते हैं, अडेप्ट करते हैं। वो फफूंदनाशकों मतलब फंगीसाइड्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। नई ज्यादा खतरनाक नस्लें सामने आ सकती हैं। इसीलिए लगातार नजर रखना, नई रेजिस्टेंट किस्में बनाना और सही मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाना बहुत जरूरी है। और भी उदाहरण है इसमें, जैसे मूंगफली का टिक्का रोग सर्पोस्पोरा, जिसमें पत्तियों पर गोल काले धब्बे बनते हैं। गन्ने का रेड रॉट कोलेटोट्रिकम, जो तने के अंदर लाल धारियां बनाता है, उसे सड़ा देता है। हाँ। चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम, इसने 1943 के बंगाल अकाल में भी भूमिका निभाई थी। और अरहर का विल्ट रोग फ्यूजेरियम, जो पौधे को मुरझा देता है। ये विविधता दिखाती है कि फंगल चुनौतियां कितनी व्यापक हैं। फंगस की ये दुनिया तो वाकई बहुत बड़ी और खतरनाक है। चलिए अब एक अलग तरह के हमलावर की बात करते हैं, वायरस। जानकारी में भिंडी की एक बीमारी येलो वेन मोज़ेक डिजीज का जिक्र है, पीत शिरा मोज़ेक रोग। ये वायरस से होती है, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। इसे फैलाने का काम एक कीड़ा, व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी, बेमिसिया टबाची करती है। हाँ, ये वायरस वाली बीमारियों की एक आम पहचान है। वायरस बेचारे खुद से चलकर एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं जा सकते। उन्हें किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, जिसे वेक्टर या वाहक कहते हैं। वेक्टर? हाँ, वेक्टर। और कई मामलों में ये वेक्टर रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे एफिड्स, लीफ हॉपर्स, या जैसे यहाँ बताया गया है व्हाइट फ्लाई। तो ये व्हाइट फ्लाई कैसे काम करती है? ये वायरस को कैसे ले जाती है? जब सफेद मक्खी किसी बीमार भिंडी के पौधे का रस चूसती है, तो वायरस उसके शरीर में आ जाता है। फिर जब वही मक्खी उड़कर किसी स्वस्थ पौधे पर बैठती है और उसका रस चूसना शुरू करती है, तो वायरस स्वस्थ पौधे में पहुंच जाता है। सिंपल। अच्छा। येलो वेन मोज़ेक में क्या होता है कि पत्तों की नसें पीली पड़ जाती हैं और बाकी हिस्सा हरा रहता है, एक जाल जैसा बन जाता है। इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फल भी ठीक से नहीं लगते। इसका मतलब अगर वायरस को रोकना है तो सिर्फ पौधे का इलाज करने से बात नहीं बनेगी, उस ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी सफेद मक्खी को भी कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर एकीकृत कीट प्रबंधन मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम का महत्व सामने आता है। आईपीएम का मतलब है कि हम कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ केमिकल दवाइयों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कई तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऐसी किस्में उगाना जिनमें बीमारी कम लगती हो, खेत की साफ सफाई रखना, कीड़ों के जो कुदरती दुश्मन होते हैं जैसे शिकारी कीट, उनको बढ़ावा देना। और लेकिन कभी कभी समस्या पौधे के अंदर ही होती है, जब उसे जरूरी खाना मतलब पोषण नहीं मिलता। जानकारी के आखिरी हिस्से में ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। सही कहा।
पौधों को हेल्दी रहने और बढ़ने के लिए करीब 17 जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और कुछ बहुत कम मात्रा में, जैसे जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अच्छा, लेकिन कम मात्रा में जरूरत होने का मतलब ये नहीं कि ये गैर जरूरी हैं। इनकी कमी से भी पौधे बीमार पड़ जाते हैं या उनमें बीमारी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। जानकारी में जिंक की कमी के कई उदाहरण हैं, जैसे धान में खैरा रोग। ये क्या होता है? खैरा रोग में धान की जो निचली पत्तियां होती हैं, उन पर पीले भूरे धब्बे बनने लगते हैं और पौधे की बढ़त रुक जाती है। इसी तरह जिंक की कमी से मक्के में व्हाइट बड डिजीज होता है। उसमें नई पत्तियां सफेद या पीली निकलती हैं। और आम या नींबू जैसे फलों में लिटिल लीफ डिजीज हो जाता है। पत्तियां बहुत छोटी है जाती हैं और टहनियों के सिरे पर गुच्छे जैसे दिखने लगते हैं। ये सब लक्षण बताते हैं कि जिंक पौधे की नॉर्मल ग्रोथ और क्लोरोफिल बनाने के लिए कितना जरूरी है। और बोरॉन की कमी इसके असर भी काफी अलग अलग बताए गए हैं। फूलगोभी में ब्राउनिंग, चुकंदर में हार्ट रॉट, सेब में इनर कॉर्क। ये क्या है? हाँ, बोरॉन खासतौर पर सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति बनाने में और शुगर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसकी कमी से फूलगोभी का जो फूल होता है वो भूरा और खोखला सा हो सकता है। चुकंदर की जड़ का बीच का हिस्सा गलने लगता है, उसे हार्ट रॉट कहते हैं। अच्छा, और सेब के फल के अंदर गूदे में सूखे कॉर्क जैसे धब्बे बन जाते हैं जो बाहर से दिखते भी नहीं। ये सब दिखाते हैं कि बोरॉन पौधे के अंदरूनी स्ट्रक्चर और फलों की क्वालिटी के लिए कितना अहम है। और दो और हैं। कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक और मोलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विपटेल। ये डाइबैक और विपटेल कैसे दिखते हैं? डाइबैक में टहनियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देती हैं, जैसे पौधा धीरे धीरे ऊपर से मर रहा हो। कॉपर कई एंजाइमों का हिस्सा होता है जो पौधे के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। विपटेल में पत्तियां ठीक से फैल नहीं पाती, बस बीच की जो नस होती है ना, मिडरिब, वही बढ़ती है, तो पत्ती चाबुक जैसी पतली और लंबी हो जाती है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलने के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से पत्तियां ऐसी अजीब सी हो जाती हैं। तो ये सारी पोषण वाली समस्याएं, इनका सीधा कनेक्शन मिट्टी से हुआ है ना? बिल्कुल, ये सीधे सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। मिट्टी में इन तत्वों की नेचुरली कमी हो सकती है, या फिर ऐसा भी होता है कि लगातार एक ही तरह की फसल उगाने से और सिर्फ NPK वाले फर्टिलाइजर डालने से इन छोटे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अच्छा, इसीलिए सिर्फ लक्षणों को देखकर अंदाजा लगाने के बजाय मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग, तभी पता चलता है कि